एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक। तो एल्यूमिनियम है वो 3 प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करता है। 3 टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं एल्यूमिनियम के। सबसे पहले प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो है RnAlX 3-N। यहां पर X है वो हेलोजन है, और हेलोजनों के बारे में जानते हो आप, X के रूप में हो सकता है कि फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन हो। इस प्रकार से कोई हेलोजन होता है। और R कोई एल्किल समूह है, एल्किल समूह संख्या में है। यदि जैसे मान लो R का मान 1 है तो X क्या होगा, R 1 है इसका मतलब N का मान 1 है तो X का मान क्या होगा 3-N। तो 1 यहां से तो हेलोजन क्या होंगे 2 होंगे, यानी कि अपने ऐसे कहते हैं इस प्रकार का है संकुल ये। यदि ऐसा हो कि ये देखो संकुल है RnAlX 3-N, यदि n बराबर 1 हो तो R क्या हो गया 1, और AlX कितना हो जाएगा 3-1, 3-1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल जैसे RaLCl2, तो आपने जैसे देखो ये एग्जांपल हो गया इसका RaLCl2। R एल्किल समूह है, X हेलोजन है। यदि n का मान 2 हो जाता तो n 2 हो जाता तो R क्या हो जाता 2, और Al ये 2 इसमें से आता तो X क्या रहता 1 ही रहता। जैसे R2AlCl, R2AlCl इस प्रकार का ये कंपाउंड है। यदि अपने R का मान 3 ले लें तो R का मान 3 ले लें तो 3 में 3 गया 0 हो गया, यानी कि अब हेलोजन नहीं है तो R3Al। तो n बराबर 3 तक ही रख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है वो 3 होती है। एल्यूमिनियम के बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम एक 13वें वर्ग का सदस्य है, तो इसकी बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। इसके साथ अधिकतम कितने एल्किल समूह जुड़े हो सकते हैं 3 जुड़े हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि 2 एल्किल समूह हो, एक कोई हेलोजन हो, या फिर ऐसा हो एक एल्किल समूह 2 हेलोजन हो, या फिर ऐसा हो तीनों हेलोजन हो, लेकिन इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। ElCl3 है, ये तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो RnAlX 3-N प्रकार के उदासीन अणु है। उदासीन अणु क्यों का है, इन पर किसी पर भी कोई चार्ज नहीं है, बिना चार्ज किए हैं ये, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, कोई चार्ज नहीं है तो इनको क्या कह दिया आपने, ये उदासीन बैठे हैं, तो ये उदासीन है। दूसरे प्रकार का देखो, यहां पर कोई बाहर धातु हो और एल्यूमिनियम के साथ एल्किल समूह 4 हो, इस पर चार्ज फिर क्या होगा माइनस का होगा। ऐसा हो जाए जैसे मान लो CH3 कितने आ गए, अब की बार CH3 है वो 4 आ गए एल्यूमिनियम के साथ, तो बाहर क्या होगा कोई मेटल होगा, जैसे मान लो कोई Na बैठा है बाहर, तो इस प्रकार का हो गया, क्योंकि Na यहां से जाएगा तो प्लस के रूप में जाएगा, तो इस पर चार्ज क्या छोड़कर जाएगा माइनस के रूप में छोड़कर जाएगा। तो इस प्रकार के संकुल यौगिक है, उसमें क्या होगा, यदि धातु बाहर जाता है तो इस पर चार्ज क्या रहेगा माइनस का रहेगा। तो इस प्रकार के संकुल यौगिक जिसके अंदर समन्वय मंडल पर क्या होगा कोई न कोई चार्ज होगा, तो ये क्या होंगे M+AlR4- प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करेंगे। अगला हो सकता है कि एल्किनों के साथ दुर्बल पाई बंद बनाने वाले संकुल यौगिक। एल्किनों के साथ दुर्बल पाई बंद बनाने वाले संकुल यौगिक का मतलब क्या है, कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके साथ एल्किन है वो अपने पाई बॉन्ड है वो डोनेट करता है। एल्किन पाई बॉन्ड कैसे डोनेट कर सकता है, इस बात को समझो। तो एल्किन के पास ऐसा होता है कि एल्किन है उनके पास डबल बंद पाया जाता है,
वो डबल बंद के ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, ये धातु को मान लो दान कर दिए जाए एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम को ये दान कर दें तो जैसे क्या बन जाएगा, ये संकुल का निर्माण कर सकते हैं एल्यूमिनियम के साथ। ये लोन पेयर, एक लोन पेयर तो ये दान कर दे, और बाकी जगह जैसे मान लो यदि अपने जुड़ने वालों की संख्या 3 है, तो हो सकता है कि 2 जगह क्या हो, मिथाइल समूह जुड़ा हो, तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकता है। या फिर ऐसा हो कि कोई एक मिथाइल समूह और जुड़ा हो, तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पर चार्ज कैसा होता है, +3 होता है। एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है वो +3 होता है। तो अब इसको उदासीन करने के, जैसे ये मान लो उदासीन है, तो इस पर क्या आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार के थोड़ा ध्यान दें कि इसमें जो मिथाइल होगा वो CH3- होगा, तो इस पर चार्ज नहीं होगा, यानी कि ये क्या होगा, उदासीन टाइप का ही बनेगा। अब अपने बात करें, जैसे ये यहाँ पर ये CH3 है, उसका पर चार्ज क्या है, CH3- है। यदि ऐसा माइनस है, इस पर माइनस वाले हैं ये 3, तो इस पर +3 है, तो ये उदासीन हो गया। ये वैसे उदासीन है, तो इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो ये CH3- है वो लिगेंड की भांति काम कर सकता है। CH3+ है वो लिगेंड की भांति काम नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे त्याग दिए, तो एक त्याग दिया, तो ये अब लिगेंड की भांति काम नहीं कर सकता। तो ये CH3- जुड़े हैं, तो इस पर 3 माइनस के हो गए और 3 ही प्लस के हो गए, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो एल्कीन इस प्रकार से दुर्बल पाई बंध बनाने वाले संकुलों का निर्माण कर सकती है। ये आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है। अब ये एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के निर्माण की कई बार विधि पूछ लेते हैं, कि जैसे डाई एल्किल मरकरी है, इसको अपने ऐसे कहें, ये क्या है, R2Hg। R क्या है, कोई एल्किल समूह है, तो ये क्या है, डाई एल्किल मरकरी है। ये डाई एल्किल मरकरी की क्रिया किसके साथ हुई, एल्यूमिनियम धातु है, ये एल्यूमिनियम मेटल है, इसके साथ हुई, तो क्या हुआ, मरकरी तो अलग हो गई, और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि R3Al अलग हो जाएगा, और मरकरी क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये बना सकते हो, यानी कि अपने 2 एल्यूमिनियम ले लिया है, तो 2 एल्यूमिनियम जुड़ गए, और यहां पर क्या लेना पड़ेगा अपने को, 3, और तो 3Hg कहां हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगा 3Hg, यानी कि एल्यूमिनियम जुड़ गया है, Hg है वो बाहर निकल गया है। तो ये डाई एल्किल मरकरी की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ हुई, तो ये क्या बन गया, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, इसे क्या कहेंगे, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम बन गया। इसी प्रकार से ये क्या था, गिरनार रिएजेंट था, गिरनार अभिकर्मक था, और गिरनार अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ हुई है, AlCl3 के साथ हुई है। तो गिरनार अभिकर्मक क्या करेगा, यहां पर से देखो AlCl3 को मैं ऐसे लिख दूं AlCl2, और एक Cl को इस प्रकार से लिख दूं इधर, तो क्या हुआ, MgCl2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, इसको गर्म किया, MgCl2 यहां से बाहर निकल गया, तो बचा R AlCl2 के साथ जुड़ गया। तो देखो ये R है वो AlCl2 के साथ जुड़ गया। अब फिर से एक RMgX को लाए, एक RMgX एक Cl को और बाहर निकाल लेगा, इस प्रकार से MgCl2 बाहर निकलेगा, तो एक R बचेगा, वो R जुड़ जाएगा। तो पहले एक R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 R हो जाएंगे। अब Cl पहले 2 थे, अब क्या हो गए, Cl 1 हो गए। यहाँ पर Cl 2 थे, R 1 था, अब यहाँ पर क्या R 2 हो गए, Cl 1 हो गया। फिर एक Cl और है, तो एक RMgX को और लाओ, एक RMgCl को और लाओ, तो ये क्या करेगा, MgCl2 तो बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या, R, तो R2 है, अब क्या हो जाएगा, R3। अब हेलोजन समाप्त हो गई,
अब देखो शुरुआत में AlCl3 था, तो AlCl3 था तो तीन हेलोजन है, एक RMgX है, एक RMgCl है, वो एक हेलोजन को बाहर निकालता है। तो अपने को 3 बार क्रिया करानी पड़ेगी, पहली बार हुई, दूसरी बार हुई और तीसरी बार हुई, तो एक हेलोजन हटता गया। यहाँ पर AlCl3 का हेलोजन हटा है, एक बार एक हेलोजन हटकर एक एल्किल समूह जुड़ता है, तो लास्ट में क्या बच गया R3Al। R3 एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, 3 ही एल्किल समूह जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने में तो इस प्रकार से कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। अब देखो यहां पर देखो, यहां पर n का मान या तो क्या हो सकता है 1 होगा तो क्या हो जाएगा ये 1 और ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि r और x का योग 3 है, ये उदासीन है। यदि ऐसा हो जाए ये 2 हो गए तो ये क्या होगा 1 होगा, और ये 3 होंगे तो ये क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब हेलोजन नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका निर्माण कैसे किया जाता है, या तो गिरनार विक्रम की क्रिया AlCl3 के साथ करा दो, या फिर डाई एल्किल मरकरी की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ करा दो। तो ये बनाने की इसकी बहुत ही अच्छी विधियां हैं। तो जिंगलर-नट्टा उत्प्रेरक का उपयोग हाई डेंसिटी पॉलीएथिन HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिन, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिन या एथाइलिन बनाने के काम आता है। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिन कैसे बनती है, एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बंध CH2, एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बंध CH2, इसे एथीन कहा जाता है। इसके मान लो कि अपने ले लिए एन अणु, तो एन अणु किसकी उपस्थिति में ये क्रिया हुई है R3Al प्लस TiCl4, इसी को कहा जाता है जिंगलर-नट्टा उत्प्रेरक। और इसकी उपस्थिति में क्या हुआ, ये CH2 का जो डबल बंध है वो टूट जाता है, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बंध बनाने के काम आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बंध बनाने के काम आ जाता है, ये एन अणु आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है HDPE। ये पॉलीएथिलीन है, लेकिन जिंगलर-नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ती है तो इसको हाई डेंसिटी पॉलीएथिन कहा जाता है। यदि यही अभिक्रिया आपकी हो जाए एन अणु एथाइलिन के जुड़ जाए R2O2 की उपस्थिति में, यानी कि ये क्या है पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न हो जाए, तो बीच वाला बंध टूटेगा, एक बंध इधर एक बंध इधर, ये एन अणु आपस में जुड़ जाए, तो ये जो पॉलीएथिन बनती है ये क्या होती है लो डेंसिटी पॉलीएथिन है। तो ये लो डेंसिटी LDPE। और अब देखो इसमें भी अंतर होता है, ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो होती है वो फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक क्रिया विधि से ये विक्रिया संपन्न होती है। और इसमें हुआ क्या है, बहुलकीकरण हुआ है, ये ये एथाइलिन कह दो या इसको क्या कहो, आईयूपीएस नाम इसका एथीन होता है। तो ये तो एक ही बात है। अपने इसको यहां पर क्या काम है इसका, अपने दोबारा ध्यान दें कि R3Al है, ये R3Al, तो R3Al है, ये एक क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। R3Al है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है R3Al, तो इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग हुआ कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो HDPE बनाने काम आती है। तो जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिन है, इससे जो मार्केट में जो थैली आती है, जो पारदर्शी थैली आती है, उसको खींचने पर लंबी होती ली जाती है लेकिन वो फटती नहीं है, जबकि लो डेंसिटी पॉलीएथिन है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती,
तो जिंगलन नट्टा उत्प्रेरक के उपयोग से हाई डेंसिटी की पॉलीएथीन बनाई जाती है। इसके लिए जिंगलन नट्टा नाम का जो वैज्ञानिक है, इसको साबात्य सेंड्रेंस है, साबात्य सेंड्रेंस के साथ नोबेल प्राइज दिया गया था। जिंगलन नट्टा को साबात्य सेंड्रेंस के साथ नोबेल प्राइज दिया गया था। साबात्य सेंड्रेंस ने क्या किया था, साबात्य सेंड्रेंस का भी काम देख लो। साबात्य सेंड्रेंस ने एक बात बताई थी कि यदि कोई एल्कीन है तो उससे हाइड्रोजन के साथ गर्म कर दिया जाए और रेन्ने निकल काम में लिया जाए तो ये एल्केन में बदल जाती है। इस अभिक्रिया को आप जानते हो साबात्य सेंड्रेंस अभिक्रिया कहा जाता है। तो इससे क्या हुआ, तेल होते हैं उसमें बहुत से डबल बंध होते हैं, तो तेल को यदि हाइड्रोजन के साथ गर्म कर दिया जाए रेन्ने निकल की उपस्थिति में, तो फिर तेल किस में बदल जाता है, वनस्पति घी में बदल जाता है, वनस्पति घी बन जाता है, वनस्पति घी में बदल जाता है। यानी कि जिसको अपने वनस्पति घी को शुरुआत के अंदर बनाने वाली कंपनी जो इंडिया में ज्यादा प्रचलित थी उसका नाम था डालडा कंपनी ने बनाया था, इसीलिए आम प्रचलन हो गया कि डालडा घी। और भी बहुत सी कंपनियां बनाती है, गगन बनाती है, रील बनाती है, तो और भी काफी कंपनियां बनाती है, लेकिन उसके नाम से पड़ गया नाम इसका वनस्पति घी होता है। ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक होता है, लेकिन इसके खास गुण क्या थे, ये देखने में कैसा लगता है, देखने में शुद्ध देसी घी जैसा ही लगता है। शुद्ध देसी घी जो गाय और भैंस का होता है ना, वैसा का वैसा होता है। शुद्ध देसी घी जो गाय भैंस बकरी का होता है वैसा का वैसा ही घी क्या होता है, ये वनस्पति घी होता है। और साथ में सुंदर होता है, ये दानेदार होता है, देखने में शुद्ध देसी घी जैसा लगता है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट। इसको खाकर देखो, इसकी मिठाइयां वगैरह बनाओगे तो ज्यादा स्वाद आएगा, देखने में दानेदार है तो बहुत अच्छा है। इसीलिए इसको जब बनाया था तो लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। और जगह क्या, तेल के भाव में बिक रहा है। तेल अपने जैसे मान लो 100 रुपए लीटर है, तो ये भी क्या है 100 रुपए लीटर के हिसाब से मिल रहा है, जबकि जो शुद्ध देसी घी अपने घरों में बना हुआ घी 700 रुपए, तो यानी कि इससे 7 गुना कीमत है शुद्ध देसी घी की। इसीलिए लोगों ने क्या किया, इसी को बहुत चाहा, ज्यादा काम में लिया, इसीलिए इसकी साबात्य सेंड्रेंस की लोकप्रियता बढ़ी। और साबात्य सेंड्रेंस को जिंगलन नट्टा के साथ, इन दोनों का ही काम अच्छा था कि पॉलीथीन बहुत अच्छी बनाई उसने, हाई डेंसिटी की पॉलीथीन है, और इसने ये डालडा घी यानी कि वनस्पति घी बना दिया। इन दोनों को ही, जिनकी लोकप्रियता काफी हुई, इन दोनों को ही फिर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये दोनों ही समस्या का कारण है। अब ये हाई डेंसिटी की पॉलीएथिलीन है, ये पर्यावरण के अंदर इकट्ठी हो रही है, जिससे ये आगे टूटती नहीं है। आगे नहीं टूटने से पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, और अपने जो गाय भैंस इनको खा जाती है तो उसकी अकाल मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो मवेशियां वगैरह खा जाती है, और जो नाली वगैरह हैं उनके अंदर ये रुक जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, इसकी वो बंद हो जाता है। और अपने शरीर के अंदर जैसे ये टूटती तो है नहीं, वैसे तो इसका पाउडर जैसा बन जाता है। जैसे मान लो धूप में रही तो इसके थोड़े से छोटे कण हो गए, वो पानी के अंदर मिल जाते हैं, और पानी पेयजल के अंदर अपने उस पेयजल का उपयोग करते हैं तो अपने शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे अपने पॉलीथीन जाने अनजाने में अपने शरीर में पॉलीथीन जा रही है तो अपने को बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है, और अपनी जो आयु है वो कम कर रही है। और इसके अलावा ये वनस्पति घी के कारण अपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौतें होती है वो हार्ट अटैक के कारण होती है। और हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है, ये वनस्पति घी। और जो इसके अलावा जो अपने
अलग अलग प्रकार के जो ऑयल है वो है इसकी समस्या का मूल कारण। तो रिफाइंड ऑयल का उपयोग है वो बंद करना पड़ेगा अपने को, और साथ की साथ इसका वनस्पति घी का उपयोग बंद करना पड़ेगा। वनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल दोनों ही हानिकारक है जो अपने मृत्यु दर को बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो देखो एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है वो 3 होती है। तो या तो 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे एल्यूमिनियम के साथ, या फिर 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे 1 Cl होगा, या फिर 1 एल्किल समूह जुड़ा होगा तो 2 Cl हो गए। तो एल्यूमिनियम के मुख्य रूप से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। या फिर क्या हो सकता है R संख्या में 4 जुड़ जाए एल्यूमिनियम के साथ है तो क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज प्लस का आ जाएगा, सॉरी चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम एल्किल समूह है यहाँ पर माइनस वाला जुड़ा है, चार्ज माइनस का आ जाएगा। इस माइनस को उदासीन करने के लिए यहाँ पर कोई अपने सोडियम या पोटेशियम को बाहर बिठाना पड़ेगा प्लस वाला, तब ये जाकर क्या होगा, उदासीन होगा। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक जो एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, आर कोई एल्किल समूह है, और एल्किल समूह के रूप में हो सकता है कि कोई मिथाइल समूह हो या फिर कोई एथाइल समूह हो। एथाइल समूह का रूप में मान लो C2H5 है, या फिर और कोई बड़े प्रोपाइल ब्यूटिल पेंटिल एक्सिल एक्टिल ऑक्टिल इस प्रकार का कोई समूह जुड़ा हो। और R2Cl होता है, इसके बारे में खास बात ये होती है R2Cl डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। डाइमर, डाइमर का मतलब है द्विलक। R2Cl है वो डाइमर यानी कि द्विलक के रूप में पाया जाता है। द्विलक क्या होता है, यानी कि 2 एकलक जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको द्विलक कहा जाता है। यानी कि R2AlCl है वो उसके 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। किस प्रकार से जुड़ते हैं, डाइमर बना लेते हैं। यानी कि देखो RRAlCl है, मतलब एक ये है R2AlCl है, दूसरे को अपने इस प्रकार से बना दें कि R2 हो गया, Al और Cl, ये आपस में क्या करते हैं, इस प्रकार से बंध बना लेते हैं। यानी कि ये R2AlCl के 2 अणु जुड़ गए, यानी कि किस रूप में है, डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है, डाइमर बना लेते हैं। इसी प्रकार से R3Al है, R3Al का अपने पहला सदस्य माने R3Al है, R3Al का पहला सदस्य माने अपने तो CH3 की होल थ्राइस Al है, CH3 होल थ्राइस से Al है, वो भी किस रूप में पाया जाता है, डाइमर की फॉर्म में। ये भी डाइमर बना लेता है। ये डाइमर कैसे बनाता है, देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ 3 एल्किल समूह है, पहला दूसरा और तीसरा एल्किल समूह आ गया। इसी प्रकार से जो दूसरे प्रकार का एल्यूमिनियम है, डाइमर का मतलब तो ये इकाई है वो कितनी बार रिपीट होगी, 2 बार। तो दूसरा एल्किल समूह है, दूसरा एल्यूमिनियम है, ये रहा, इसके साथ एक CH3 इस प्रकार से है, एक CH3 इस प्रकार से है, इसके साथ भी बंध बना लिया, इसके साथ भी बंध बना लिया। तो इस प्रकार से ये डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। जिस प्रकार से आपने B2H6 होता है, यानी कि इसको डाइबोरेन कहा जाता है, डाइबोरेन कहा जाता है, उसी प्रकार से AlCl3 भी डाइमर के रूप में पाया जाता है। और जो ये बंध होता है ये वैसा ही है, 3C2E प्रकार का बॉन्ड है, और ये भी क्या है, 3C2E प्रकार का बॉन्ड बन जाता है। बाकी ये 2C2E है, 2C2E प्रकार के बॉन्ड है, 2C2E प्रकार के, यानी कि 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जैसे B2H6 में पाया जाता है ना, B2H6 का थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूं मैं। B2H6 में क्या होता है, यहाँ पर H, इसी प्रकार से H, इसी प्रकार से अपने
दूसरा बोरोन है वो इस प्रकार से अपने बंध बना लेता है एच 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 एच। तो इस प्रकार से ये बंध बनता है, इसकी शेप बनाना जैसी होती है, इसीलिए इसको बनाना शेप का बॉन्ड होने के कारण इसको बनाना बॉन्ड या केला बंध या कदली बंध कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसकी यानी कि CH3 की होल थ्राइस Al है, वो भी दो अणु आपस में जुड़ गए तो इसका क्या बन गया, डाइमर फॉर्म बन गया। ये इसका डाइमर का डायग्राम बना दिया है, तो यहाँ पर इसकी डाइमर। इसी प्रकार से R2AlCl है, वो भी द्विलक के रूप में पाया जाता है। तो इनके कई कंपाउंड है वो द्विलक के रूप में पाए जाते हैं डाइमर की फॉर्म। तो देखो अपने क्या किया, मरकरी के कारण धात्विक यौगिक यानी कि मरकरी की ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके बारे में विचार कर रही हैं।